नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। आज हम फिर से अपनी सामान्य हिंदी के तहत चैप्टर नंबर देखेंगे क्रिया को, कि क्रिया का हिंदी में क्या महत्व है, किस तरीके से क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये सब के सब आपके आंसर यहाँ पर मिलेंगे। और देखो, ये जो आपका चैप्टर होगा ना क्रिया वाला, थोड़ा सा ट्रिकी है आपका, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना। पर यदि आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए देखने से, तो आप दो बार देखना, तीन बार देखना, लेकिन आप इसका पीछा मत छोड़ देना बिल्कुल भी, कि पता लगे एक बार पढ़ा और कुछ याद हुआ कुछ याद नहीं हुआ। तो उससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, ये जो आपका चैप्टर होगा ये आपका सी टेट, यूपी टेट, यूपी पीसीएल और यूपी ट्रिपल एससी तथा एसएससी, कुल मिलाकर जहां पर हिंदी का वेटेज है और क्रिया आपका सिलेबस में है टॉपिक, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी आप शुरुआत करेंगे हम। तो क्रिया आखिर आखिर देखो, हमें पहले तो ये देखना है कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। पहले तो ये देखेंगे कि क्रिया आखिर होती क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया या धातुपात एक ही है दोनों की। क्रिया या धातु के भेद कौन कौन से हैं, यहाँ भी देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद वो भी आपके दो मिलेंगे, अकर्मक और सकर्मक। और शब्द निर्माण की दृष्टि से भी जो धातु या क्रिया के भेद मिलेंगे वो भी आपके दो ही प्रकार के मिलेंगे। और जबकि यहाँ पर देखेंगे क्रिया के भेद अलग से, तो ये मेन क्रिया के भेद होते हैं, और ये क्रिया के जो मेन भेद होते हैं ये होते हैं पांच। कौन कौन से होते हैं उन सबके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, कि कौन कौन से आपके भेद होते हैं। तो पहले देखेंगे हम कि क्रिया के भेद आखिर होते क्या है, क्रिया आखिर होती क्या है। जैसे परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए या व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शब्द ले लो जिससे कार्य का होना पाया जाता हो, तो वहां पर समझ लेना कि वहां पर क्रिया आएगी। जैसे क्रिया कौन कौन सी होती है, क्रिया आपने देखी होगी, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाना क्या है, वहां पर एक क्रिया है। मैं घर से आया हूँ, तो आना क्या है, आना एक आपकी क्रिया है। उसी तरीके से मरना, मरना भी आपकी एक क्रिया है। करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, सब की सब आपकी ये क्रिया है। अब देखो, ज्यादातर क्या देख रहे हैं आप, सब में पीछे ना लगा हुआ है। इसका मतलब ज्यादातर क्रियाओं में ना पीछे लगेगा, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो आपकी क्रिया बनने वाली है। सभी में देखो। अब देखो इसमें क्या क्या होते हैं, इसकी कुछ क्रियाएं भी हैं। जैसे क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अर्थात क्रिया के जो रूप होते हैं ना, वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। मान लो, जैसे मैं आपसे कह दूं वह स्कूल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वह स्कूल गया। किसका भेद हो रहा है, किसी पुल्लिंग का भेद हो रहा है। लेकिन यदि मैं कहूं कि वह स्कूल गई, अब यहाँ पर किसका भेद हुआ, यहाँ पर भेद हुआ है किसी स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहे हैं, पुरुष जो है वो क्या होते हैं, वचन या लिंग के अनुसार सब कुछ बदल जाते हैं। तो इसी तरीके से क्रिया के जो रूप होते हैं वो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अतः यह कैसा हुआ शब्द है, एक विकारी शब्द है। अर्थात विकारी शब्द का मतलब ये होता है कि उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। तो जैसे गया का क्या हो गया, गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, विकारी शब्द में परिवर्तन होगा। लेकिन जब अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, उनमें आप चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे यह है, ठीक। जैसे अगला देखो, यह क्रिया मूल क्रिया होती है। अर्थात जो क्रिया ये वाली है, आना जाना मरना भागना करना खाना पीना, ये सब आपकी मूल क्रिया की श्रेणी में ही आती हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहेंगे। यह शब्द क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहता है। तो सभी रूप में आपको देखेंगे तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो प्रत्यय लगने से ही क्रिया बन जाती है। जैसे देखो, उठ, उठ में देखो, उठ में प्रत्यय लगाओ, ना प्रत्यय लगाओ, ए प्रत्यय लगाओ, ए प्रत्यय लगाओ, ओ प्रत्यय लगाओ। जैसे उठ में आपने ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना, उठना।
अब उठ में आपने आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या हुआ, उठा। ऐसे ही उठा, उठ में आपने ओ प्रत्यय लगा दिया, ये वाला ओ प्रत्यय, तो ये क्या बन गया आपका, उठो। तो इस तरीके से भी आपके क्रिया के रूप बदल जाते हैं। जैसे दौड़, दौड़ में भी आप ना प्रत्यय लगाओ तो दौड़ना, आ प्रत्यय लग गया तो दौड़ा, ए प्रत्यय लगाया तो दौड़े, और ओ प्रत्यय लगाया तो दौड़ो। तो इस तरीके से क्रिया के रूप बदलते हैं। जैसे हिल, हिल धातु है आपकी, हिल धातु में ना प्रत्यय लगाया तो बन गया हिलना, आ प्रत्यय लगा तो हिला, और ए प्रत्यय लगा तो हिले, और ओ प्रत्यय लगाया तो हिलो हो गया। उसी प्रकार से मिल में मिलना, मिला, मिले, मिलो। नाच में नाचना, नाचा, नीचे, और नाचो। ऐसे ही काम में आना, आना प्रत्यय लगाया तो क्या होगा, कमाना। तो यहाँ पर देखो कमा आना। चिकना, चिकना का मतलब चिकनाना, ये आपका चिकनाना बन जाएगा। तो इस प्रकार से धातु में प्रत्यय लगाने से क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे अब देखो क्रिया क्या होती है। क्रिया मैंने आपको पीछे बताया कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, उसी तरीके से शब्द निर्माण की दृष्टि से क्रिया के भेद, और फिर क्रिया के भेद यहाँ भी देखेंगे हम कि क्या होते हैं। अब देखो, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक देखो मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि अकर्मक क्रियाओं में वे क्रियाएं जो बिना कर्म के अपना उत्तर देने में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वही आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जबकि सकर्मक क्रियाएं, ये बिना कर्म के अपना पूर्ण उत्तर नहीं देंगे, अर्थात इन्हें कर्म के साथ चलना होगा। सकर्म का मतलब कर्म के साथ, और अकर्म का मतलब बिना कर्म के। तो इन्हें बिना कर्म के साथ चलना है और इन्हें सकर्म के साथ चलना है। लेकिन इतनी ही डेफिनेशन से हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो वो आगे देखेंगे अभी। तो अकर्मक क्रिया जो है वो आपकी पूर्ण अकर्मक क्रिया, दो प्रकार की होती है अकर्मक क्रिया, एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी पूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होंगी, जैसे पूर्ण सकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। उसी तरीके से आप देखेंगे शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद। तो धातु के भेद भी दो ही होते हैं, जैसे मूल धातु क्रिया, या मूल धातु या मूल क्रिया, यौगिक धातु या क्रिया, तो कुछ भी कह सकते हैं, धातु कह लो क्रिया कह लो, बात एक ही है, लगभग बात एक ही है। तो यौगिक क्रिया या आपकी मूल धातु क्रिया। तो देखो जो यौगिक क्रिया होती है ना, ये भी आपकी तीन प्रकार से होती है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, और नाम धातु क्रिया। ठीक। उसके बाद में आप क्रिया के भेद देखें तो क्रिया के भेद होते हैं पांच। एक तो आपकी सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोध क्रिया, और संयुक्त क्रिया। तो देखो जो संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, अर्थात 11 प्रकार से होती है संयुक्त क्रिया। कैसे कैसे होते हैं सब कुछ देखेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि एक ही आपकी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं इसमें। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बीच बीच में रिवीजन जरूर करते रहना, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के मैंने दो भेद बताए थे अभी आपको, अकर्मक और सकर्मक। अकर्म का मतलब बिना कर्म के, सकर्म का मतलब कर्म के साथ। तो इसमें भी जो अकर्मक क्रिया थी, अकर्मक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की थी, पूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। तो यदि हम देखें पूर्ण अकर्मक क्रिया जो होती है, ये वाली क्रिया, ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, जैसे स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, वहीं पर गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये दो प्रकार की होगी। उसी प्रकार से अभी यदि हम सकर्मक में देखें तो पूर्ण सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, जैसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया और पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। और पूर्ण सकर्मक क्रिया ये दूसरी, ये जो है पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो पार्ट, पूर्ण एक कर्म क्रिया और पूर्ण द्विकर्म क्रिया के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखो वह क्रिया जो कर्म रहित होती है, अर्थात जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और अपना अर्थ पूर्ण देने में समर्थ है या स्वतंत्र है, वही आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इस क्रिया के करने का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ेगा, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और एक तरीके से आप पहली वाली डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं कि वह क्रिया जो कर्म रहित हो, या वह क्रिया जो अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र है, किसी कर्म पर आश्रित नहीं है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, जागना, मारना, ये सब की सब आपकी अकर्मक क्रिया आती है। उदाहरण देखो इसकी जरा, वह पढ़ता है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ये अर्थ अपना पूरा दे रही है कि कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है।
तो इसकी जो किस पर आश्रित है पूरी तरीके से, ये कर्ता पर आश्रित है, ये आपका कर्ता हो गया। जैसे वे हंसते हैं तो हंसनता, वे हंसते हैं, कौन हंसते हैं, वे, कोई वे है, वे हंस रहे हैं। ऐसे ही सीता खा रही है तो सीता खा रही है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं मिलेगा आपको देखने को। सांप रेंगता है तो सांप रेंगता है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा अर्थ देने में आपकी सक्षम है। मीरा गीत गाती है, उसी प्रकार देखें तो मीरा गीत गाती है, तो यहाँ पर ये जो आपने 5 सेंटेंस देखे, इनमें किसी में भी कर्म आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो अकर्मक क्रियाएं होती है, ये कर्म रहित होती हैं। कर्म रहित का मतलब होता है कि इनमें कर्म होता ही नहीं है, और यदि इनमें कर्म नहीं होता तो ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी आपकी। ये भी दो प्रकार की थी कर्मक क्रियाएं भी। जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया, तो इसमें क्या था, पूर्ण अकर्मक क्रिया में भी, ये भी पूर्ण अकर्मक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की देखने को मिलती है, स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, वहीं पर गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, और जो दूसरी होती है वो होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया देखो, पूर्ण अकर्मक क्रिया कैसी होती है, ये क्रियाएं अपने आप में ही पूर्ण होती हैं। साथ पूर्ण से ही नंबर, पूर्ण से ही पता लग रहा होगा आपको कि ये अपने आप में ही पूर्ण होती हैं। इन्हें पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी दूसरे की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। ये अपना अर्थ पूरा प्रकट करती हैं, अर्थात कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये अपना अर्थ प्रकट करने में स्वतः ही स्वतंत्र है, इसलिए ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना। अब इसमें देखो, स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? वे क्रियाएं जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध होता है। तो अवस्था, स्थिति, दोनों से देखने से ही पता लग रहा है। जो आपने हमने हेडिंग बनाया है इसमें, स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, तो इसका मतलब या तो वो स्थिति का वर्णन कर रहा होगा वहां पर, या फिर वो अवस्था का वर्णन कर रहा होगा, तो वही यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चे की रोने की स्थिति क्या है, बच्चे की रोने की स्थिति का बोध करा रहा है ये जो सेंटेंस है आपका, ये बच्चे की रोने की स्थिति का बोध कराता है। जैसे लड़की हंस रही है, तो लड़की जो हंस रही है वो क्यों, क्योंकि वो हंसने का बोध करा रहा है यहाँ पर। ऐसे ही वे सो रहे हैं तो वो सोने का बोध करा रहा है आपका यहाँ पर। जैसे अगले देखो, गति पूर्ण अकर्मक क्रिया, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे गति से संबंधित कुछ सेंटेंस या वाक्य उठते हो। जैसे वे क्रियाएं जिनको संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है। अब गतिशील स्थिति में कौन सा होता है, जैसे यदि आप दौड़ते हो तो भी गतिशील अवस्था में आ जाते हो, भागते हो तो भी गतिशील, आना है वो भी गतिशील है, जाना है गतिशील है, चलना, फिरना, उड़ना, तैरना, सब के सब ये जो आपकी क्रियाएं हैं, ये सब गति बोधक पूर्ण कर्मक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। स्थानवाची कहीं ना कहीं वो स्थान को जरूर दर्शाने का प्रयास करेगा यहाँ पर। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, देखो ये जो दौड़ना है ये क्या है, ये गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है, लेकिन ये मैदान क्या है, मैदान ये स्थानवाची क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया से पहले आ रहा है तो ये क्रिया विशेषण होगा। तो ये स्थानवाची, कहीं ना कहीं यदि गति गति पूर्ण अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे स्थानवाची क्रिया विशेषण भी जरूर आएगा, क्योंकि गति आप करोगे कहाँ, कोई ना कोई स्थान जरूर होगा। भाई सड़क पे आप जा रहे हो, चल रहे हो, तो वो भी क्या है, सड़क क्या होगी आपके लिए, स्थान बन जाती है वहां पर। जैसे वह दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली क्या है आपके लिए, अब जाना तो क्या होगा, गतिशील क्रिया अकर्मक क्रिया है, लेकिन दिल्ली क्या है, एक स्थान है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ना तो गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गया, और वहीं पर आकाश क्या हो गया, आकाश हो गया वो स्थान। नेक्स्ट है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, देखो अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। ये ध्यान ध्यान रखना, वाक्य में स्वतंत्र रूप से तो प्रयोग होंगी, लेकिन पूर्णता से वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे। इस पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा बीमार है, तो ये जो है ना है, ये जो है आपका आ रहा है, यही क्या है, ये आपका बिना इसके आप बीमार से नहीं कह सकते कि कौन बीमार है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा बीमार, इसका मतलब क्या है कि आप ये देखेंगे कि बच्चा बीमार है, आश्रित रखना पड़ेगा आपको किसी अन्य वर्ड पर, तो है जो है यहाँ पर क्या है, एक आश्रित वर्ड। ऐसे ही शीला बेईमान है, तो ये जो है ये भी आपका जो है आपका आश्रित वर्ड देखने को मिलेगा। अब बेईमान क्या है, बेईमान है पूर्ण कर्मक क्रिया, वह बेईमान निकली, तो ये जो निकली है, ये जो ये कर्ता के साथ संबंध बताने का प्रयास कर रहा है, निकली, वह ईमानदार लगा, तो वह ये भी क्या है, ये कर्ता के साथ संबंध बताने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखो,
सकर्मक क्रियाएं क्या होंगी? सकर्मक का मतलब सीधा सा है कि वो सकर्म के साथ अर्थात कर्म को लेकर आएंगी साथ। तो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़े बल्कि कर्म पर पड़े, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है या जो क्रियाएं बिना कर्म के अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखो, ये तो क्या है, वह क्या है, वह तो आपका कर्ता हुआ। चढ़ाई हो गया आपका क्या, आपका कर्म। और उसी प्रकार कर्ता करना क्या हो गया आपका क्रिया। तो ये क्या है, तो वह करता है, तो वह क्या करता है, क्रिया से आप क्वेश्चन कर दीजिए कि वह क्या करता है। तो क्या करता है, वह चढ़ाई करता है, तो यहाँ पर आपको चढ़ाई आंसर मिला। तो ये क्या है आपका सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये बिना कर्म के पूर्ण आंसर या पूर्ण उत्तर नहीं दे पा रही। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, तो जब वो खुशी से हंसता है तो इसका मतलब क्या है, हंसना क्या है, एक क्रिया। लेकिन डिपेंड किस पे है, ये आश्रित है खुशी पर, अर्थात ये कर्म पर आश्रित होगी। नेक्स्ट देखो, नीता खाना खा रही है, तो नीता जो है वो खाना खा रही है, खाना खा रही है। तो खा रही है, क्या खा रही है, खाना खा रही है। तो क्रिया में आप क्या लगाकर भी आंसर ले सकते हैं कर्म का। यदि क्रिया में क्या लगाने से आंसर उत्तर मिल गया, तो आपकी वो कर्मक होगी, वो सकर्मक होगी। और यदि उत्तर नहीं मिला, तो आपकी वो फिर अकर्मक होगी। ऐसे ही, बच्चे जोर जोर से रोते हैं। तो ये जो रोना है, ये बच्चे कैसे रो रहे हैं, वो जोर जोर से रो रहे हैं। बच्चे कैसे रो रहे हैं, वो जोर जोर से रो रहे हैं। तो क्या कैसे करके भी आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। श्याम फिल्म देख रहा है, तो श्याम क्या देख रहा है, फिल्म। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद में भी अभी देखो, इसके भी जो सकर्मक है, आपकी सकर्मक क्रिया है, उसके भी दो भेद होते हैं। जैसे आप पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया कैसे, वे देखो पूर्ण से ही लग रहा है कि अपना अर्थ पूरा देंगी। वे सकर्मक क्रियाएं जो अपना अर्थ स्वतः पूर्ण रूप से व्यक्त करती हैं। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक कर्मक, कभी कभी तो एक कर्म मिलेगा सब सेंटेंस में, और कभी आपको दो कर्मक मिल जाएंगे, अर्थात दो कर्म मिलेंगे कभी सेंटेंस में आपको। जैसे पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो। जैसे देखो, वह रोटी खाता है, देखो यहाँ पर रोटी क्या है, कर्म है। श्याम टीवी देख रहा है, तो टीवी आपका यहाँ पर जो है कर्म है। नौकर झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू आपका यहाँ पर कर्म हुई। शीला गाना गा रही है, तो गाना जो है ये क्या है, आपका कर्म हुआ। मोहन अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार क्या है यहाँ पर, अखबार आपका कर्म हुआ। क्योंकि तीन सेंटेंसेस, तीन चीज ही वाक्य में होनी चाहिए, एक तो कर्ता, कर्म और क्रिया। तीनों से ही आपके सेंटेंस बन जाते हैं। और कभी कभी तो बिना कर्म के ही बन जाते हैं, जैसे आपने देखा था अकर्मक क्रियाओं में। लेकिन मेनली तीन तीन से हमारी बात आराम से बन जाती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों से आपकी आराम से बात बन जाएगी वाक्य में। नेक्स्ट है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जब उस वाक्य में दो कर्म आए, जब दो कर्म का बोध होता है, और इसमें एक कर्म प्राणीवाचक होता है तथा दूसरा निर्जीव होता है। ये ध्यान रखेंगे, एक कर्म तो प्राणीवाचक होगा और दूसरा आपका निर्जीव की श्रेणी में आएगा। जैसे हमने मोहन से मकान खरीदा। अब देखो, मकान कैसा है, निर्जीव। मोहन कैसा है, प्राणीवाचक या सजीव। तो यहाँ पर क्या है, दो कर्म, मोहन और मकान, यहाँ पर दो कर्म देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे राम ने शीला को किताब दी, यहाँ पर देखो किताब एक निर्जीव है, और जबकि शीला एक सजीव है, अर्थात प्राणीवाचक है, तो दो कर्म मिलेंगे। ऐसे ही मोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया, तो प्रणाम एक निर्जीव हो गया और गुरु जी एक सजीव हो गए। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, तो दवा और रोगी दो कर्म मिलेंगे। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है, तो टीवी और अपने भाई के साथ, तो दो कर्म देखने को मिलेंगे। नौकर फिनाइल से पोंछा लगाता है, तो यहाँ पर देखें पोंछा और फिनाइल, तो दोनों ही आपके क्या है, द्विकर्मक आपकी क्रियाएं देखने को मिलेंगी। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो जिनको जो अपना दो कर्म के साथ चलती हैं, वो आपकी पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। जो अपूर्ण सकर्मक कैसी होती हैं, पूर्ण सकर्मक वे होती हैं मैं कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। तो अपूर्ण से ही पता लग रहा है कि अपूर्ण है, तो वो अर्थ अपना पूरा प्रकट नहीं कर पाएंगी। पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी अन्य शब्द पर निर्भर रहती हैं। जैसे तुम हो, तुम क्या हो। अर्थात यदि आप उससे कोई पूछे कि तुम हो, तो आप फिर से सवाल करेंगे भाई क्या है हम, तो वो कहेगा कि तुम बुद्धिमान हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बुद्धिमान जो है वो दूसरा शब्द है, क्योंकि ये तुम हो से क्या है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है। क्योंकि इसका अर्थ जो है, इसका पूर्ण तरह से अर्थ लेने के लिए किसी और शब्द की भी आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर क्या लगाया हमने, बुद्धिमान। ऐसे ही महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी थे क्या थे,
तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपिता क्या है, यहाँ पर शब्द आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया पूर्ण सेंटेंस में या पूर्ण वाक्य में ये आपकी प्रयोग हो जाएगी। ऐसे ही आपने मुझे क्यों चुना, आपने मुझे क्यों चुना है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ भी वर्ड आ सकता है आपका सेंटेंस में, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ले लिया प्रतिनिधि, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना। तो बिना प्रतिनिधि के ये सेंटेंस या ये वाक्य जो है ये पूरा नहीं होगा, और इसी वजह से क्या होगा, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। कर्म तो है, लेकिन क्रिया कैसी है, अपूर्ण है। शीला को समझता है, शीला को कौन क्या समझता है, तो शीला को मूर्ख समझता है। तो या ये कह दो कि वह शीला को मूर्ख समझता है। तो बिना मूर्ख के यहाँ पर क्या है, वाक्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही वह मोहन को अपना नहीं मानती, अर्थात क्या नहीं मानती ये नहीं पता। अब देखो यहाँ पर भाई बहन जो भी आएगा यहाँ पर वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप पति भी रख सकते हैं, जैसे वह मोहन को अपना पति नहीं मानती। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सेंटेंस के अनुसार या वाक्य के अनुसार आपको वहां पर देखना होगा कि वर्ड कौन सा अच्छा या सुटेबल होगा वहां पर। अब देखो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद देखेंगे। अब जो देखो शब्द निर्माण की दृष्टि से जो धातु के भेद होते हैं वो भी दो होते हैं, हमने पीछे देखा था, मूल धातु क्रिया और एक आपकी होती है यौगिक धातु क्रिया। तो मूल धातु क्रिया कैसी होती है, जो मेन होती है बिल्कुल, मूल का मतलब मूल क्रिया होती है, यह स्वतंत्र होती हैं पूरी तरीके से और किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती। इसका मतलब क्या है, ये वे क्रियाएं होती हैं जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, खेल, दौड़, भाग, गा, पी, लेट, चल, लिख, ये सब आपकी मूल क्रियाएं हैं और कैसी क्रियाएं हैं, स्वतंत्र रूप से चलने वाली क्रियाएं होंगी। एग्जाम्पल देखो जरा इसके। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया क्या होगी, प्रत्ययों के योग से मूल धातु यौगिक धातु बनती है, अर्थात जिन यौगिक का मतलब होता है योग, तो इसका मतलब एक या एक से अधिक या तो शब्द जुड़ेंगे या फिर वहां पर क्या होगा, शब्द प्लस प्रत्यय जुड़ जाए किसी शब्द में, या किसी ऐसे ले लो क्रिया में यदि प्रत्यय जुड़ जाए तो वो क्या बन जाती है, यौगिक क्रिया बन जाती हैं। इसका मतलब ध्यान रखना कि यदि किसी क्रिया में प्रत्यय लगा हुआ है तो वो यौगिक क्रिया कहलाएगी। जैसे जैसे हमारे पास मूल धातु क्रिया है आ, तो आ जो हमने पीछे देखा था, तो आ में आप ना लगा दो तो ये बन जाएगा आपका आना। ऐसे आ में आप या प्रत्यय लगा दो तो ये बन जाएगा आया। ऐसे आप आए, आ में आपका ए प्रत्यय लगा दो तो ये बन जाएगा आए। उसी प्रकार से आ में ओ प्रत्यय लगा दो तो आओ। तो इस प्रकार से आपके प्रत्यय बनते हैं और क्रियाएं बनती हैं। कुल मिलाकर मूल धातु में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वो यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे और देखो, जा, जा का क्या हो जाएगा, जाना, ना प्रत्यय लगा, जाएं, ए प्रत्यय लगा, जाओ, ओ प्रत्यय लगा। ऐसे ही उठ में होगा, उठ का होगा उठना, उठा, उठे, तो बैठ का बैठना, बैठा, बैठे, बैठो। पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, पढ़ा, पढ़े, पढ़ो। लिख का लिखना, लिखा, लिखें, लिखो। चल का हो जाएगा चलना, चला, चलें, चलो। काम का हो जाएगा आना, और यदि काम में हम प्रत्यय लगाएंगे आपका तो ये बन जाएगा आपका कमाना। तो इस प्रकार से यौगिक धातुएं बनती हैं, अर्थात यौगिक क्रियाएं बन जाती हैं। यौगिक क्रियाओं का सीधा सा अर्थ है कि मूल धातु में जो मूल धातु होती है या मूल क्रिया होती है उसमें आप एक प्रत्यय जोड़ दीजिए, और प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वही आपकी मेन क्रिया निकल कर आएगी, अर्थात वो आपकी यौगिक क्रिया निकल कर आएगी। यौगिक क्रिया की रचना, यौगिक क्रिया की रचना तीन प्रकार से होती है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, कुछ यौगिक क्रियाएं भी होती हैं और कुछ नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं, जो प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है वे जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके देखो प्रेरणा देगा किसी को, इसका मतलब नाम से ही पता लग जाता है। देखो होगा क्या कि अब आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रेरणा देंगे, जैसे देखो जहां कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जब जब प्रेरित करेगा तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब ये जो क्रियाएं होती हैं अकर्मक भी हो सकती हैं और ये क्रियाएं आपकी सकर्मक भी हो सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो कर्म के साथ भी आ सकती है और वो बिना कर्म के भी आ सकती है। जैसे खेलना, जब खेलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिलाना या खेलवाना। तो यहाँ पर क्या लगा, ना और वाना प्रत्यय लेके। जैसे आप, जैसे मोहन खेलता है, जैसे अब मैं कह दूं कि मोहन खेलने खेलने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। ऐसे ही लिखना, लिखने में हो जाएगा लिखाना, किसी क्या लिखाओगे किससे,
किसी और से लिखाओगे तो वहां आप किसको प्रेरित कर रहे हो, किसी और को प्रेरित कर रहे हो। ऐसे देखो चलना, तो चलना क्या हो जाएगा, चलाना या चलवाना। चलवाओगे किससे, किसी और से चलवाओगे। ऐसे ही उठना, उठना का उठाना, उठाएगा कौन, कोई और उठाएगा। उठवाना, उठवाने के लिए किसे बुलाओगे, किसी और को ही बुलाओगे। तो यहाँ पर क्या है, किसी और को प्रेरित करोगे आप। जैसे बैठ का बैठाना और बैठवाना। उसी तरीके से पीने का पिलाना और पिलवाना। नेक्स्ट। तो देखो यौगिक क्रिया धातु क्या होती हैं, यौगिक क्रिया धातु जो होती हैं दो या दो से अधिक धातु, दो से अधिक धातुओं या शब्दों के मेल से या फिर धातुओं में प्रत्यय लगाकर यौगिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे मतलब कुल मिलाकर क्या है कि दो क्रियाएं मिलेंगी जब जाकर यौगिक क्रियाएं बनेंगी। जैसे देखो उठ बैठना, ये क्या है, राम अचानक उठ बैठा, तो यहाँ पर क्या है, ये उठ बैठना है, ये आपका पूरी तरीके से यौगिक क्रिया धातु होगी। उसी तरीके से चल पड़ना, मोहन अचानक चल पड़ा, तो यह गाड़ी अचानक चल पड़ी। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, रो पड़ना, उठ जाना, उड़ जाना, रोना धोना, पढ़ना लिखना, कहते हैं ना, अरे पढ़ना लिखना बंद करो। इसका मतलब क्या है, तो वहां पर क्या है, ये यौगिक क्रिया का प्रयोग करो आप। ऐसे हंसना हंसाना, तो हंसना हंसाने में भी यौगिक क्रिया, क्योंकि दो क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं। और जहां दो क्रियाओं के योग से क्रियाएं बनती हैं तो वो क्रियाएं आपकी यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब अगला है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कैसी होती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात या तो क्रिया बनेगी संज्ञा से और या क्रिया बनेगी विशेषण से। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मूल शब्द है आपका उद्धार, और जब इसका नाम धातु बनाएंगे तो क्या होगा, उद्धारना। ऐसे ही संयुक्त धातु क्या बनेगी, उद्धार करना। यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, स्वीकार, स्वीकार का हो जाएगा स्वीकारना। इसी प्रकार से इसके नाम धातु तो क्रिया ही होगी आपकी, देखो यहाँ पर ये आपका स्वीकार है तो यहाँ पर क्या होगा, स्वीकारना। ऐसे ही संयुक्त धातु जो बनेगी वो बनेगी स्वीकार करना। जैसे धिक्कार, तो धिक्कारना। और धिक्कार में संयुक्त धातु बनेगी आपकी धिक्कार देना। दुख, दुखाना, दुख देना। ऐसे ही अपना का, अपने में नाम धातु होगी अपनाना, और क्या बन जाएगा आपका अपना बनाना। ऐसे ही लाठी, लाठी का मतलब होता है लठियाना, नाम धातु होगी। और संयुक्त धातु जो बनेगी वो बनेगी आपकी लाठी से मारना। ऐसे ही बिलग, मतलब बिलगाना, और बिलगाना का मतलब हो जाएगा संयुक्त धातु बनाएंगे जब इसकी तो ये हो जाएगा बिलग करना। ऐसे ही बात, बात का मतलब होता है बतियाना, और जब इसकी संयुक्त धातु बनाएंगे तो बात करना हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, अर्थात क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से क्रियाएं बनती हैं वो आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो क्रिया के भेद, क्रिया के भेद जो होते हैं वो हमारे पास 5 क्रिया के भेद होते हैं। जैसे 5 क्रिया के भेद होते हैं, जैसे सहायक क्रिया, क्योंकि सहायता के लिए होगी। पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोध क्रिया और संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के भी हमें देखने हैं क्या, 11 भेद। जैसे सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया आपने देखा होगा जब हम अंग्रेजी में सेंटेंस लिखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, था है, थे है, ये शब्द आते हैं वो आपकी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है। कुल मिलाकर बात होती है, सहायक का मतलब मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया के चलन में सहायता प्रकट करने वाली, जो सहायता देती हैं उन्हीं को ही हम क्या करते हैं, उन्हीं को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब क्या है, ये सब आपके सहायक क्रियाएं ही आती हैं। जैसे सहायक क्रिया में देखो राम जाता है, तो जाता क्या है, जाता है आपकी मूल क्रिया, है क्या है, सहायक क्रिया। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये जो वाक्य है आपका राम जाता है, ये वाक्य है कैसा। जैसे आप देखते हैं वर्तमान काल का वाक्य है, तो वही यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही देखें, वे गाते हैं, तो गाना क्या है, मूल क्रिया, है आपकी सहायक क्रिया। जैसे मैं जाता हूँ, जाना आपकी मूल क्रिया, हूँ आपका सहायक क्रिया। वे वहां नहीं गए थे, तो वहां नहीं गए थे तो गए तो आपकी मूल क्रिया हो गई, और थे आपका क्या बना, थे बना आपका सहायक क्रिया। ऐसे सीता घर में बैठी थी, तो बैठी आपकी मूल क्रिया, और थी जो आपकी सहायक क्रिया बन जाती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे पूर्वकालिक क्रियाएं, तो पूर्वकालिक क्रियाएं कैसी होती हैं, जैसे वाक्य का कर्ता जब क्रिया पूरी तरह पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि जब वाक्य में कर्ता एक क्रिया पूरी होते ही तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब मतलब जो पहले वाली क्रिया होती है
उसको पूर्वकालिक क्रिया हम कह देते हैं। जैसे वह पढ़कर चला गया, इसका मतलब वो पहले तो पढ़ रहा होगा, और पढ़कर जब वो चला गया तो इसका मतलब क्या, जैसे ही वो पढ़कर गया तो दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट कर दी, वो पढ़कर चला गया। ऐसे ही राम मोहन को मारकर भाग गया, तो राम ने पहले मोहन को मारा और फिर वो क्या हुआ, एकदम तुरंत ही क्या हुआ, भाग गया। तो ये जो है आपकी, ये जो दिखाई दे रही है मारकर, ये आपकी जो है पूर्वकालिक क्रिया में आएगी। जैसे पानी भर के लाना, तो पानी पहले तो भरोगे फिर लाओगे, तो इसका मतलब क्या है, पहले क्रिया कौन सी हो रही है, ये वाली भर के, तो यही आपके पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। जैसे अनाज उठा के रख देना, तो जब अनाज को उठाओगे जब भी तो रखोगे, तो यहाँ पर क्या है, उठा के क्या है, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक में आप जानते हैं कि जिस वाक्य में दो कर्म हो, दो दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कुत्ते को डंडे से मारता है, तो मारना क्या है, मेन क्रिया होगी, मूल क्रिया होगी, डंडा और कुत्ता, ये आपके दो कर्म हो गए। ऐसी राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है, तो पुस्तक एक, और दूसरा कर्म आपका ये वाला, वह अपनी बहन को। व्यापारी ग्राहक को कपड़े दिखाता है, तो कपड़े आपका, और उसी प्रकार से ग्राहक, दो कर्म आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाम बोधक क्रियाएं कैसी होती हैं, देखो नाम बोधक क्रियाएं होती हैं जो क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्दों से संयुक्त होकर बनती हैं, अर्थात जो क्रियाएं या तो संज्ञा से बनेगी या फिर वो विशेषण से संयुक्त होकर बनेगी, आपकी नाम बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। कुल मिलाकर बात इतना ध्यान रखना है कि नाम बोधक में क्रियाओं का वर्णन संज्ञा से किया जाए या विशेषण से किया जाए, तो आपकी नाम बोधक क्रिया वो बन जाती है। जैसे आप देखें, खेलना, खून खोलना होता है, ये खून नहीं है, खून है, खून खोलना, तो ये क्या है, संज्ञा के संयोग से बनी है आपकी। उसी तरीके से भीरू होना, तो भीरू होना क्या है, ये विशेषण के संयोग से बनी है आपकी। उसी तरीके से लाठी मारना, तो लाठी मारना क्या है, ये संज्ञा संयोग से बनी है आपकी। लेकिन दुबला होना, भाई कोई व्यक्ति दुबला है तो उसकी विशेषता क्या है, वो दुबला है, तो दुबला होना क्या है, किसके संयोग से बनी है क्रिया, विशेषण के। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यही मेन इंपॉर्टेंट है आपकी संयुक्त क्रिया। दो क्रियाओं के मेल से क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह नाचने लगा, तो देखो नाचना भी एक क्रिया है और लगा भी एक क्रिया है, तो दो क्रियाओं के मेल से जो क्रियाएं बनती हैं वही आपके क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह नाचने लगा। जैसे बरसात होने लगी, तो होना भी और लगी भी दोनों क्या है, आपकी क्रिया की ही श्रेणी में आते हैं। जैसे अब देखो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 11। जैसे पहली होती है आपकी आरंभ बोधक क्रिया, तो आरंभ बोधक में जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का, देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्रिया के आरंभ होने का पता लगेगा। जैसे वह जाने लगा, इसका मतलब वो तैयारी में बिल्कुल जाने की में, तो यहाँ पर क्या है, आरंभ होने का बोध हो रहा है। ऐसे ही वह पढ़ने लगा, पढ़ने का बोध हो रहा है। ऐसे ही रमा रोने लगी, तो वहां पर क्या है, आरंभ हो रही है वो रोने के लिए। ऐसे ही तुम उठने लगे, तो तुम उठने लगे में भी क्या है, वो भी क्या है कि आप उठने के लिए तैयार हैं, तो वहां भी क्या कर रहे हैं आप, आरंभ कर रहे हैं क्रिया को। नेक्स्ट आपकी समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक में ऐसा नहीं लगता जैसे समाप्ति की बात करें, हाँ देखो, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, वहां पर समाप्ति बोधक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खा चुका, इसका मतलब राम ने क्या कर दिया, खा और चुका, दो संयुक्त क्रियाएं हैं, लेकिन क्या हुआ, दोनों किसकी ओर इशारा कर रही हैं, दोनों इशारा कर रही हैं आपकी समाप्ति की तरफ। वैसे जैसे और देखो, वह घर जा चुका, तो घर जा चुका, जा चुका है तो काम खत्म हो गया, तो समाप्ति बोधक की ओर इशारा कर रहा है ये भी। मोहन किताब पढ़ चुका, पढ़ चुका में क्या है, समाप्ति बोधक क्रिया। जैसे सीता भोजन बना चुकी, तो सीता भोजन बना चुकी संयुक्त क्रिया है, जबकि संयुक्त क्रिया में भी आपकी समाप्ति बोधक क्रिया की ओर इशारा करेगा ये। नेक्स्ट है अवकाश बोधक क्रिया, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, मतलब निष्पादित करने के लिए क्रिया को उत्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है, वहां पर आपकी अवकाश बोधक क्रिया होती है। जैसे जैसे देखें तो वह सामान लाने गया पर ला नहीं सका, अब यहाँ पर क्या है, लाने तो गया सामान, लेकिन वो क्या हुआ, लेकर नहीं आया, तो यहाँ पर क्या है, अवकाश का बोध होता है। ऐसे ही वह बाद में दौड़ने गया, दौड़ नहीं पाया, जब वो बाद में दौड़ने गया तो दौड़ नहीं पाया, तो वहां पर क्या हुआ, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ, तो इसलिए क्या है, ये भी आपका जो उदाहरण बनेगा वो अवकाश बोधक क्रिया का ही उदाहरण बनेगा। नेक्स्ट देख, अनुमति बोधक क्रिया, अनुमति का मतलब क्या है, वहां पर आप क्या करेंगे, किसी से अनुमति लेंगे या किसी को अनुमति दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें कार्य करने की अनुमति दी जाने का बोध होता हो। जैसे उसे दौड़ने दो, तो कोई कह रहा है कि उसे दौड़ने दो, तो यहाँ पर क्या है, दौड़ने दो, दोनों क्रिया हैं, दोनों क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया बनेगी, और संयुक्त क्रिया में भी ये अनुमति बोधक बनेगी क्योंकि ये परमिशन लेने का यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे देखो, बच्चे को सुला दो, तो बच्चों को सुला दो, तो यहाँ भी आपके सुला दो का मतलब अनुमति ले रहा है।
ऐसे ही मुझे खाने दो तो वो भी अनुमति ले रहा है, खाने को पकने दो तो खाने को पकने दो, तो क्या है, वहां भी एक तरीके से अनुमति का ही बोध प्रकट होता है। नित्यता बोधक क्रिया, तो नित्यता बोधक क्रिया क्या होगी, जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो। जैसे काम तो स्टार्ट हुआ लेकिन बंद होना का वो बंद होने का भाव प्रकट नहीं होता उसमें, तो वही क्या क्या कहलाएगी, आपकी नित्यता क्रिया कहलाएगी। अर्थात नित्य का मतलब होता है लगातार किसी कार्य को करते रहना। जैसे मोहन लिख रहा है, अब ये तो पता है कि लिख रहा है, लेकिन कब तक लिखेगा ये पता नहीं, इसलिए क्या है, ये नित्यता बोधक क्रिया की श्रेणी में आती हैं। कैसे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा काम अभी भी क्या है, जारी है। राधा गा रही है, इसमें भी क्या है आपका, नित्यता बोधक क्रिया। हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, इसमें क्या है, देखो हवा चल रही है, कब बंद होगी कोई पता नहीं, इसका मतलब क्या है कि काम के बंद होने का भाव प्रकट कभी नहीं होगा इनमें। और ऐसी क्रियाओं में आप ध्यान रखना, रहा है, जैसे सेंटेंस में याद रखते हैं ना हम, रहे हैं, रहे, रहो हैं, तो ये क्या है, ये सब ये पहचान के लिए होते हैं। यदि आपके इनके बाद में इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको यहाँ पर किसका बोध कराना है, नित्यता बोधक का, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इनको पहचान सकते हैं, रहा है, रही से भी। नेक्स्ट, आवश्यकता बोधक, जहां पर क्या होगा, आवश्यकता होगी, जिससे कार्य की आवश्यकता या कार्य का बोध होता है। जैसे मुझे मजबूरन घर जाना पड़ा, तो मजबूरन का मतलब क्या है, वो जबरदस्ती किसी ने भेजा, इसका मतलब आवश्यकता का बोध करा रहा है वहां पर। उसे विद्यालय से आना पड़ा, ऐसे ही राम को पढ़ने जाना पड़ा, ऐसे ही राधा को मायके जाना पड़ा, तो यहाँ पर क्या है, ये सब आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उसे मजबूरन घर आना पड़ा, कोई काम होगा, उसे विद्यालय से आना पड़ा, कोई काम होगा, राम को पढ़ने जाना पड़ा क्योंकि उसका काम ही है कि पढ़ना है, तो घर वालों के शायद प्रेशर से क्या हुआ, राम को घर जाना, पढ़ने जाना पड़ा। ऐसे राधा को मायके जाना पड़ा। अब होता है निश्चय बोधक क्रिया, तो निश्चय बोधक क्रिया क्या होती है, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध होता है, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चितता में क्या था, अनिश्चितता में वहां पर निश्चय का बोध नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आप बोध करेंगे इसमें। देखो, चपरासी ने सफाई कर डाली, तो यहाँ पर क्या है, उसने काम खत्म कर दिया। ऐसे ही वह तालाब में कूद पड़ा, मैंने तुम्हारा दिया काम कर डाला, ऐसे ही वह कुएं में गिर पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, ये निश्चयता का बोध करा रहे हैं कि वो कुएं में गिर गया, उसने काम कर दिया, तालाब में कूद गया, चपरासी ने सफाई कर दी, तो यहाँ पर क्या है, ये सब के सब निश्चयता बोधक का ही निश्चयता बोध क्रिया का ही बोध कराते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा में क्या होगी, इच्छा प्रकट होगी, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है, तो वहां पर आपकी इच्छा बोधक क्रिया होती है। जैसे मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, उसकी इच्छा है कि वो अभी जाना चाह रहा है। जैसे सैनिक वापस आना चाहते हैं, तो सैनिकों की इच्छा है कि वो वापस आ रहे हैं। ऐसे ही सोहन अब खेलना चाहता है, तो सोहन क्या है, खेलना चाहता है, अब उसकी इच्छा है। राधा गाना चाहती है, तो जहां पर चाहना आ जाए, सब में देखो लगभग चाहना ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब के सब इच्छा बोधक क्रिया की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया में इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, जहाँ क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होगा वहां पर अभ्यास बोधक क्रिया होगी। अर्थात भूतकाल की क्रिया में करना, क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे मैं उससे उसे नित्य पढ़ाया करता हूँ, ये आप देखो, जैसे मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो यहाँ पर पढ़ाया करना, जाया करना, दौड़ा करता, तो ये सब क्या है, ये आपके अभ्यास बोधक है। वह मैदान में रोज दौड़ा करता है, इसका मतलब वो अभ्यास कर रहा है रोज। ऐसे ही हम छात्र जीवन में खूब पढ़ा करते थे, जैसे मैं रोजाना एक्सरसाइज अभ्यास करता हूँ, तो ये क्या है, तो ये सब के सब आपके अभ्यास बोधक की ही क्रिया की श्रेणी में ही आपके आते हैं। जैसे अब आपका शक्ति बोधक, ऐसा लगता है जैसे शक्ति का बोध होता हो, बिल्कुल होगा। जिस संयुक्त क्रिया से कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, उसे आप शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ सकती हैं, इसका मतलब क्या है, चिड़ियाओं में पावर है उड़ने की। जैसे राधा गाना गा सकती है, लेकिन क्या है, राधा गाना गा सकती है, उसका मतलब उसमें क्या है, शक्ति है, ये गाना गाने की। ऐसे ही वह नदी में छलांग लगा सकता है, तो वो नदी में छलांग लगाएगा। मैं साइकिल चला सकता हूँ, तो उसमें क्या है, वो क्षमता है या शक्ति है उसके अंदर। तो इस तरीके की शक्ति बोधक क्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पुनरुक्ति या पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं होती हैं कुछ। अब देखो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कैसी होती हैं, जब दो समानार्थी या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तो वहां पर पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति का मतलब ही क्या होता है, बार बार आना किसी चीज का। जैसे हम साथ साथ उठते बैठते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो साथ साथ आ रहा है और ये उठते बैठते आ रहा है,
दोनों क्या है आपकी पूर्णोक्त संयुक्त क्रियाएं। जैसे लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, तो खेलती कूदती आपकी पूर्णोक्ति संयुक्त क्रिया है। उसी तरीके से सोहन मेरे यहाँ आता जाता है, आता जाता क्या है, संयुक्त क्रिया है, पूर्णोक्त संयुक्त क्रिया है। वे दोनों भाई बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो दोनों मिलते जुलते हैं तो वो क्या है, वो भी आपकी पूर्णोक्ति संयुक्त क्रिया की श्रेणी में ही आता है। अब देखो ये तो हो गया आपकी क्रिया की समाप्ति, चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको एक बार समझ में ना आए तो आप इसे 2 बार भी देखना, 3 बार भी देखना। आप इसका पीछा मत छोड़ देना बिल्कुल भी, वरना एग्जाम में आप 2, कम से कम 2 नंबर तो आप छोड़ कर ही आओगे। क्योंकि इनमें जो है, इनके जो प्रकार होते हैं ना, वो प्रकार बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से कन्फ्यूज बन जाता है वहाँ पर, और जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा तो 90% सवाल के चांसेस गलत होने के पूरे-पूरे हो जाते हैं। क्योंकि हड़बड़ी में हम आंसर भी गलत लगा देते हैं फिर। उसी तरीके से ध्यान रखना है कि क्रिया को अच्छे से पढ़ना है आपको। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हो दोनों का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए नोट्स की फॉर्म में, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल कर देना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ सेंड दूंगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।